हेलो। आज हम क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा टॉपिक काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से हम जनरली हर एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल होता है और कैसे चेक किया जाता है। उसके बारे में एक एक नॉर्म्स, एक एक रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन जो JEE नीट्स एम्स में, उनमें यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि ढेर सारे आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना होता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर। ठीक है, तो रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं और किस में हम रिलेटिव स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या किस में हम रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक आयन का है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH। नॉर्मली यहाँ पे आपको फोकस करना है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक आयन में जो ये माइनस चार्ज आप देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है, यानी दैट इज रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस करने के बाद आप क्या चेंजमेंट देखते हो कि O का माइनस रेजोनेंस करने के बाद वापस से O के ऊपर चला जाता है। राइट, यू विल सी इज देयर नेगेटिव चार्ज विल रिजोनेट विद द डबल बॉन्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और जो डबल बॉन्ड होता है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे घूमता है तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे घूमता है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है एंड डबल बॉन्ड इज गोज टू अ लोन पेयर। तो यानी कि इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि सर रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल एंड देन लोन पेयर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एक प्रायर कंडीशन है जो यहाँ पे फॉलो होती है। राइट, तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो कोई आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। राइट, आप इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। CH3COO माइनस यहाँ भी लिखा हुआ है और CH3COO माइनस यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जनरली जिसमें हम कंपनसेट नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे देखने में लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। राइट, अब यहाँ पे आप इनकी कंपोजिशन की बात करोगे तो इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, इनकी एनर्जी भी एक जैसी है, इनका अगर कंपोजिशन आप देखोगे तो 50% ये कंपाउंड अवेलेबल है और 50% वो भी है। तो आप जनरली आप इसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जनरली इस दोनों कंपाउंड की क्या है, सेम है, क्योंकि उनके केमिकल फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर, उनकी एनर्जी दोनों सारी क्या है, सब सेम है। लेकिन अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे O के ऊपर माइनस है और डबल बॉन्ड है, इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल माइनस या डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस की कंडीशन होती है। राइट, तो ये लोन पेयर क्या, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ ऐसे रेजोनेट कर जाएगी। राइट, अब ये स्ट्रक्चर में आप देखिए O का लोन पेयर O दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.44 अप्रॉक्स होती है। राइट, तो वो जब रेजोनेट करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन पे ले जाएगा, जो कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होती है अप्रॉक्सीमेटेड। ठीक है, तो जनरली O का लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में, जो कि कार्बन पे। तो क्या दोनों स्ट्रक्चर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज था, अभी जो माइनस चार्ज जनरेट करता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चला गया, जिसको हम कार्बन दिखे यहाँ पे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जनरली क्या होते हैं, इनके केमिकल फार्मूला तो आपको सही एक जैसे दिखाई दे होंगे, बट इनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अगर इनके स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से डिफर कर जाएंगी, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी तरह के स्ट्रक्चर में हम जनरली स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जो कि रिलेटिव स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी भी बनते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे पहले चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। राइट, तो आप चार्ज सेपरेशन से या चार्ज से या स्ट्रक्चर से देख के बता सकते हो कि कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है। वो कैसे करेंगे, वन बाय वन रूल वाइज हम इसको सीखेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। राइट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, एनर्जी बराबर है, स्ट्रक्चर एक जैसा है। अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको चार्ज जो दिखेगा, एक एलिमेंट पे चार्ज माइनस में हो सकता है, दूसरा वही रिजोनेट करके किसी दूसरे पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका चार्ज सेपरेशन अलग अलग कंपाउंड पे दिखेगा, अलग अलग आइटम्स पे दिखेगा। राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, अब वो रिजोनेट होकर के कहाँ चला गया, कार्बन पे माइनस हो गया। राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल रही है, क्योंकि माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, लेकिन वो क्या हो रहा है, रिजोनेट करके कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चला गया। तो अब ये हमें समझना है कि इन दोनों एलिमेंट में स्टेबल कौन है, कौन ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में रुकेगा। राइट, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा, उस एलिमेंट को हम यहाँ से कैसे कंपेयर करेंगे, उसी चीज़ के बारे में हमें सीखना है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो हम कैसे चेक करते हैं।
तो सबसे पहले रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे प्रायर रूल है कि स्टेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ सबसे प्रायर रूल है, कोई भी रूल नहीं लगाएंगे अपने, सबसे पहले यही रूल लगाएंगे। कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखे, सबसे पहले आप क्या करो, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, राइट। आप देख के पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट में। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं तो देन यू विल बी मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है। वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, साइक्लो रिंग बनी हुई है, ओ के ऊपर माइनस है, देन इट गोज टू प्लस, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स जो ये एटम का नेगेटिव चार्ज है दैट इज ए रिजोनेट होकर के वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अब पहला रूल यही बोलता है कि जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, उसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो NH2 के ऊपर लोन पेयर है या वैकेंट ऑर्बिट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, CH2+, यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर, इनके बीच में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद ये कैसा कैरेक्टर कंटेन करेगा, डबल बॉन्ड। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन, बिकॉज पाई बॉन्ड कंटेनिंग देयर, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो ये रूल यही बताता है कि जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो दिस वन इज मोर स्टेबल दिस वन, राइट। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, कितने भी बड़े स्ट्रक्चर हो आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे पहले कैलकुलेट करो, बजाय बाकी सारी चीज़ों को देखने के, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फर्स्ट ऑफ विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम में आप देख सकते हो कैसे स्टेबिलिटी चेक हुई, बहुत आसान है। डबल बॉन्ड आपने देखा और जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, राइट। रूल नंबर टू ये बताता है कि अगर किसी कंपाउंड में चार्ज का सेपरेशन हो, अभी मतलब जैसे ये कंपाउंड था, आपने डबल बॉन्ड का रूल, अगर सारे डबल बॉन्ड आपके इक्वल हो गए, मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना जिसमें डबल बॉन्ड का रूल लगा ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसमें अगला रूल अपने यूज करेंगे। अगर चार्ज जनरेट हो रहा है तो चार्ज सेपरेशन ऑलवेज डिक्रीज द स्टेबिलिटी, राइट। तो चार्ज सेपरेशन होता है किसी भी एटम पे, वो स्टेबिलिटी हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है, फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। रेजोनेंस करेगा, इसके पास लोन पेयर है, दैट इज लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लोन पेयर होता है वो डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने जब रेजोनेंस कराया तो ये कंपाउंड आपको मिल गया, राइट। अब आप ये देखो दोनों जैसे आप रूल लगाते हो, वन बाय वन मैंने क्या बताया, रूल को आप अप्लाई करते जाना है, उसके बाद आपको चेक करना, राइट। तो फर्स्ट में क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 1। सर ये तो रूल लगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब यही देख रहे हैं सर इन दोनों स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट। तो छोटा सा डिफरेंस क्या है सर, चार्ज का। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लोन पेयर के साथ कंटेन कर रहा है, दैट इज ए न्यूट्रल। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, चार्ज। तो हमको हमेशा पता है कि जब कोई कंपाउंड या जब कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड को फॉर्म करता है या बॉन्ड बनाता है तो हमेशा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड ब्रेक करने में हमें क्या करना होता है, एनर्जी वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी अपनी खुद की बढ़ाएगा, और जब अपनी खुद की एनर्जी बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, कम स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जिस मॉलिक्यूल या जिस कंपाउंड की एनर्जी बढ़ती है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है, जाती है। ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो रूल नंबर 1 तो लगा ही नहीं। तो अब देखिए सर यहाँ पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में आपका न्यूट्रल है और दूसरा मॉलिक्यूल उसी का आरएस जो आपने खींचा, आरएस मतलब है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर उसमें आपका चार्ज जनरेट हो गया है तो हमेशा उसकी स्टेबिलिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमेशा कम होगी, राइट। तो अगर इन दोनों हम स्ट्रक्चर में अगर हम डिफाइन करेंगे विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल, राइट। क्योंकि फर्स्ट रूल आप नहीं लगा सकते, और फर्स्ट रूल नहीं लगेगा तो इससे क्या होगा, फर्स्ट रूल क्यों नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपने बताया कि सर स्टेबिलिटी ऑलवेज टेंड्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से तो पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पाई बॉन्ड वहाँ भी है, आप तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। आफ्टर दैट यू विल बी चेक द चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब कभी किसी कंपाउंड पे लोन पेयर होता है एज वेल एज ए कंटेंट टू अ लोन पेयर, देन इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पूरा कंपाउंड ही आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब इसका आरएस खींचोगे उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, और चार्ज जनरेशन हमेशा क्या होता है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में, इन दोनों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और भी प्रायर सेकंड बाय थर्ड रूल है, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो अगला रूल हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3,